Hello, welcome to my YouTube channel. Once again, we are here to complete the class 10 chapter number 2, that is Forest and Wildlife Resources. This is Swapnil Kumar Jha and we are here for lecture number 10. Okay, so let's go ahead. इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था आप लोगों को पता ही है. वो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम देखें कि जो हमें कंजर्व करना है धरती को, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना. इसको कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. क्योंकि आप अगर इंडिया में देखें तो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को या तो ये तो ओन्ड है किसी के द्वारा, किसी के अंदर में आता है, या फिर गवर्नमेंट जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह चाहे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वही इसको मैनेज करती है. तो हम लोग क्या ऐसे हम लोग को मिल रहा है ना, तो हम लोग इसको ग्रांटेड ले लिए हुए हैं. हम लोग इस कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं. अब हम देखते हैं कि अगर इस फॉरेस्ट के बारे में देखा जाए तो इसको टोटल 3 क्लासेज में बांटा गया है. तो पहला जो क्लास है वो है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स. ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट के देखिए ये लगभग आधा से ज़्यादा, पूरे फॉरेस्ट का लगभग मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट लैंड का, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट्स. मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है, मोस्ट वैल्यूबल, और इसके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो कहा जाता है कि द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, ये उसके दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. आगे अगर हम देखें दूसरे टाइप का दैट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, उसमें क्या आता है ऑलमोस्ट 1/3, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 जो एरिया है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स के रूप में. ठीक है, ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये आगे मतलब जितना इसको डिग्रेड कर दिया उतना कर दिया, इससे आगे उसको डिप्लीट नहीं करना है. मतलब इससे आगे वो नेचुरली खुद अपने आप ग्रोथ होगा, आगे की तरफ कुछ अच्छा होगा, उसमें बढ़ेगा, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगा, फ्लोरा एंड फाउना का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन डिप्लीशन नहीं होगा क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, और जो थर्ड टाइप में आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट उसको बोलते हैं. ये इस तरीके का जो फॉरेस्ट होता है, इसमें फॉरेस्ट और वेटलैंड्स दोनों को, वेटलैंड्स का मतलब होता है छोटा सा पानी जमने वाला जगह, जैसे ताल टाइप का हो जाता है, झील टाइप का हो जाता है, वेटलैंड्स बोलते हैं उसको. ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. मतलब आप देखोगे कि वेटलैंड्स में क्या होता है, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह है, ये सब माइग्रेटरी बर्ड लोग यहाँ पे वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया में खास करके. ठीक है, ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों को बिलोंग करता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अच्छा, जो रिजर्व्ड मैंने पहला टाइप बताया था और जो प्रोटेक्टेड मैंने दूसरा टाइप बताया था, इन दोनों टाइप का जो फॉरेस्ट होता है इसको परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स भी कहते हैं. और ये जो होता है वो मेंटेन किया जाता है टिम्बर प्रोड्यूस के लिए, इसके अलावा अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इससे लिए जाते हैं. तो प्रोटेक्टिव रीजन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है. ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट को और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को. मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% एरिया जो है उसको परमानेंट फॉरेस्ट के रूप में मान लिया गया है. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब को का जो लार्ज परसेंटेज एरिया है उसको क्या मान लिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर. ये टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया का एक लार्ज पोर्शन जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है. ठीक है, जबकि आप देखिए तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इसका भी बहुत बड़ा एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के, रिजर्व में नहीं, प्रोटेक्टेड के एरिया में आता है. अभी मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड में 1/3 से ज़्यादा एरिया जो है वो उसको प्रोटेक्टेड माना जाता है. ठीक है, आप इसके आगे अगर देखिए तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और जो थोड़ा सा गुजरात का जो पार्ट है वहाँ का भी बहुत बड़ा परसेंटेज, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया का बहुत हाई परसेंटेज जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर में आता है, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में. देखिए कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में नया नहीं है. ठीक है, वी
जो हम लोग जो हैं वो इंडिया में जनरली इग्नोर करते हैं इसको, कि फॉरेस्ट को हमने होम मान लिया है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है कुछ वहाँ के जिनके लिए वो होम ही है ना। हम लोगों ने भी उसको होम ही माना है। हम लोग पेड़ को काट करके आज के कल के डेट में घर बना के रह रहे हैं। एक ज़माने में यहाँ भी पेड़ था जहाँ हम रह रहे हैं, है कि नहीं। तो एक टाइम से लेकर के, और कुछ लोग जो हैं आज के डेट में भी वहीं पे रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ग्रांटेड लेते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो कुछ सम आप एरिया इंडिया का जो है उसमें क्या होता है कि लोकल कम्युनिटी जो है इसको कंजर्व करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करती है, लेकिन इन लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। दे आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म तक लाइवलीहुड को बनाए रखना उनके लिए अब जो है वो बहुत ज़्यादा दूभर हो रहा है, ठीक है, मतलब मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। आप देखिए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सरकार से लड़ाई लड़ी, और जो वहाँ का जो माइनिंग जो साइट था उसको मतलब रुकवा दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आकर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ध्यान रखिएगा इसको। इसके आगे और भी कई एरिया हैं जहाँ पे विलेजर्स जो है खुद से इस हैबिटेट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा लाइवलीहुड है, यहाँ पे हमारा हैबिटेट है, हम लोग आपको यहाँ पे किसी भी तरह का डिफॉरेस्टेशन माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करने देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब आप देखिए कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहाँ पे जो 5 गांव हैं जिसके इनहेबिटेंट्स, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है, उन्होंने क्या किया है, 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको भैरवदेव दाकव सोनचुरी, ठीक है, इसमें डिक्लेयर किया है। और ये कहा है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह की हंटिंग, पोचिंग और जो वाइल्ड लाइफ को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसके अंदर किसी भी तरह की जो इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, भैरवदेव डाकव सोनचुरी, कहाँ पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फेमस चिपको मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, दो ही लोग थे फेमस इसके लिए, याद रखिएगा। जनरली लोग सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम जानते हैं, लेकिन इसमें चंडी प्रसाद भट्ट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें क्या हुआ था, लोग जो है वो पेड़ से चिपक गए थे और कहा था इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटो। तो ये एक तरीके का मूवमेंट, एक तरीके का आंदोलन बन गया, जिसको चिपको मूवमेंट नाम दिया गया। यहाँ पे हिमालय वाले एरिया में जो है जनरली जो है इसको ये किया गया है, मतलब अंजाम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन को रेसिस्ट किया, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई में था, वहाँ पे भी कुछ लोग जो कुछ एरिया में जो है वो इस टाइप का कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, चिपको मूवमेंट टाइप का, और उन्होंने भी पेड़ को काटने से बचने के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन का जो मेथड है उसका मतलब जो हमारे पेड़ पौधों को बचाने के लिए, हमारे डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, है ना, ये सब चीज़ों का अटेम्प्ट जो है वो लिया जाता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल फार्मिंग और जैसे कुछ नए स्टेप्स भी जो है वो आजकल उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे सिटीजन ग्रुप हैं, फार्मर के ग्रुप हैं, जैसे बीज बचाओ आंदोलन, ये टिहरी में और नवदन्य नाम का विलेज है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ डाइवर्सिफाइड क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो लोग एडुकेट लेवल पे करते हैं, जिसमें वो लोग किसी भी तरीके का सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं करते, और जितना भी हो सके इकोनॉमिकली जो वाइबल है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं हो, इस तरीके का साधन का उपयोग करते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो है वो JFM प्रोग्राम चलाएगा, मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है लोकल कम्युनिटी को, ताकि वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन कर सके। मतलब लोकल कम्युनिटी ही अपने एरिया के डिग्रेडेड फॉरेस्ट को फिर से रिस्टोर करेगी और उसका मैनेजमेंट भी करेगी। ये जो JFM जो प्रोग्राम है, इसका रिजोल्यूशन सबसे पहले पास किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1988 में, और तब से ये कंटिन्यूस चलता चला आ रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे,
फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाते हैं इसमें प्रोटेक्शन एक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट और जो लैंड है उसको मैनेज किया जा सके, और उसको अच्छे तरीके से अ, मतलब वहाँ पे पेड़ लगाए जा सके, और इसमें जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इस कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं वो एक्चुअली बेनिफिट उनको थोड़ा सा मिल जाता है। जैसे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे महुआ हो गया, हनी हनी कहीं से मिल गया थोड़ा सा, जो जंगली फल वगैरह हो गए, ये सभी उनको मिल जाता है। तो शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के थ्रू इनको थोड़ा सा हिम टिम्बर जो है वो भी हार्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सूखा हुआ पेड़ है कहीं से तो वो मिल जाता है। पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये लोग, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाउना है उसको वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, नेचुरली जो ओकर हुआ, जो मतलब सूख गया, टूटा हुआ, गिर गया, चाहे पेड़ से फल पक के गिर गया ज़मीन पे, तो ही वो लोग लेते हैं। ऐसे मतलब इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ से जो है एक क्लियर लेसन हमें देखने को मिलता है। क्या है क्लियर लेसन? कि जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन जो है ये इंडिया में खास करके, ठीक है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है वो हर जगह पे इन्वॉल्व है। ये क्लियर लेसन है हमारे यहाँ कि लोकल कम्युनिटी अगर वहाँ पे साथ दे तो जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत पेस से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है उस एरिया के बारे में, इसीलिए वो जल्दी कर पाते हैं। लेकिन लोकल कम्युनिटी को सेंटर स्टेज पे जो है वो मतलब महत्व देना, अभी ये डिसीजन मेकिंग में उसको स्थान देना अभी उसके बारे में सोचा विचारा ही जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जिसको एक्सेप्ट किया गया है, जो कहा जाता है कि पीपल सेंट्रिक हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो। ये तीन चीज़ याद रखिएगा। मतलब पीपल सेंट्रिक का मतलब जिस एरिया का फॉरेस्ट है उस एरिया के पीपल्स के बारे में सोचा जाए कि उनको किसी भी तरीके का हानि ना हो। जैसे ट्राइबल्स होते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी भी तरह का नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसको वहाँ से विस्थापित कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहाँ से, तो फिर उनका तो लाइवलीहुड पे ये हो गया ना, एक तलवार लटकेगी। वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उनके सस्टेनेंस का तो सबसे बड़ा जरिया फॉरेस्ट था, आप वहीं से उसको हटा रहे हैं। तो इस तरीके से पीपल सेंट्रिक मतलब उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, किसी तरह का पॉल्यूशन वगैरह, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपये खर्च कर लिए और जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को डेवलप किया वो उतना ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है, उतना ज़्यादा विवेकपूर्ण नहीं है। मतलब कि हमने जितना पैसा खर्चा किया उससे कम लेवल का मुझे कुछ वहाँ पे मिला, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग होना चाहिए। जितना खर्चा किया उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए रिटर्न। ठीक है, और वो पॉजिटिव सेंस में मिलना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एरिया में वर्जिन फॉरेस्ट जब प्रिस्टाइन फॉर्म होता है उसको सेक्रेड ग्रुप बोलते हैं। उसको कोई टच नहीं करता, ना वहाँ पे कोई जो है वो पेड़ पौधा काटेगा, ना वहाँ पे कोई जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए। समझ रहे हो? मतलब उसको माना जाता है कि जो इतना जो जो एरिया है को सेक्रेड ग्रुप बोल दिया जाता है, वो फॉरेस्ट है देवी देवताओं का, मतलब नेचर का वर्शिप, ऐसा माना जाता है। ये ट्राइबल्स में ऐसा बिलीफ है। वैसे भी अगर आप देखिए तो ये जो है कुछ ऐसे एरिया में, जैसे आप देखिए कि वहाँ पे मुंडाज जो हैं, मुंडाज और संथाल्स जो हैं छोटा नागपुर रीजन के, वो लोग महुआ ट्री का जो है वो पूजा करते हैं, कदम्ब ट्री का पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार वाले रीजन में जो टैमरिंड और जो मैंगो का पौधा जो है उसका शादी से पहले पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ भी बिहार में आप देखिएगा जो है वो पूजा किया जाता है मैंगो की ट्री का, है ना। तो कुछ ऐसे सोसाइटी हैं जो पेड़ का पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा कि पीपल के पेड़ का और बरगद के पेड़ का भी बहुत जगहों पे पूजा होता है। ठीक है, पीपल ट्री एंड बेनियन ट्रीज, है ना। इंडियन सोसाइटी में जो बहुत तरीका का कल्चर है, ठीक है, और सबका अपना अपना कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसी ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जो है वो नेचर को कंजर्व किया जाता है। हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है, अक्षय तृतीया बोलते हैं उसको। उसमें आंवले का जो पेड़ होता है उसके नीचे खाना बनाया जाता है,
बहुत नया चीज़ है ना आप लोगों के लिए। आंवले का जो पेड़ होता है उसके नीचे, गूसबेरी है ना, उसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं, क्योंकि और उसी दिन के बाद जो है वो आंवला खाना शुरू करते हैं। तो अपना अपना तरीका है सबका, मतलब एक ट्रेडिशन को मेंटेन करने का, और इसी के बहाने नेचर का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। कुछ सेक्रेड क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप देखिए कि स्प्रिंग्स को, माउंटेन के पीक को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सब को भी प्रोटेक्ट करने का कुछ तरीका होता है। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि रिवर का पूजा किया जाता है बहुत सारे इलाके में, है ना, माउंटेन्स की पूजा की जाती है। तो ये सब उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका है। सिर्फ मतलब ये नहीं कि उसको रिलीजन से जोड़ दिया, रिलीजन से अगर आप उसको जोड़ते हैं तो इजीली प्रोटेक्ट हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बंदर, मकाओ, लंगूर जो है वो आपको टेम्पल्स वगैरह पे मिल जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं उस इलाके में स्पेशली उसको खिलाने के लिए भी जाते हैं। आपने देखा होगा जो टेम्पल्स के डिवोटी हैं वो लोग उसको खिलाते भी। हम लोग भी गए थे एक बार मंदिर में, वहाँ पे दुर्गा मंदिर है हमारे घर के पास, वहाँ बंदर होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बिस्किट उसको दिया था। इवन आप तो मंदिर की बात करते हो, अजंता एलोरा जाओगे वहाँ पे इतने सारे मकाओ हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आपके पीछे पड़ जाते हैं वो, इतने ज़्यादा, और उसको लोग प्यार से खिलाते हैं, प्यार से उसको पानी पिलाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, राजस्थान में एक गांव है बिश्नोई गांव, वहाँ पे चिंकारा हिरन, ब्लैक बग जो होता है, नीलगाय जो होता है, और पीकॉक, इसको ना लोग अपने फैमिली का पार्ट मानते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी मानते हैं। उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको कोई मारता नहीं है, किसी भी तरीके का हार्म नहीं करता है। ठीक है। तो वो लोग भी जैसा इंसान उसके साथ बिहेव करते हैं वो भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर और ये चैप्टर दोनों चीज़ ख़त्म हुआ। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। नहीं वैसे नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मत शेयर करना। ठीक है। अब मुझे लगता है कि अच्छा लग गया होगा, है ना। तो अच्छा लग गया होगा तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो। ओके। और इसके अलावा कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके नीचे आप क्वेश्चन लिखो कि क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपका उसका जवाब पढ़ते ही आपको उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। सबा खैर। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में।